भाभी के ताने सुनती। भाग 1। आखिर एक दिन भैया भाभी के दबाव में आ गए और मेरा रिश्ता दो बच्चे के पिता मयंक सतीश के साथ तय कर दिया। अब मेरे सामने दो विकल्प थे, या तो आजीवन भाभी के ताने सुनती या सतीश का रिश्ता मंजूर करती। मैं बुरी तरह टूट चुकी थी। सुधा, मैंने तुम्हारे ऑफिस में जाकर भी पता लगाना चाहा कि आज तुम कहाँ हो, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। आखिर काफी सोच विचार के बाद मैंने दूसरा विकल्प ही चुन लिया। सतीश एक अच्छा इंसान है। बीते वर्षों में उसने मुझे भरपूर प्यार और सम्मान दिया है, और तुम ही बताओ मैं उसे कैसे धोखा दे सकती हूँ। तुमने शादी क्यों नहीं की अरुण? मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते हुए सुधा उसकी बाहों में सिमट जाती। 4 महीने पहले शाम के 7 बज चुके थे। सुधा के कदम तेजी से घर की ओर बढ़ रहे थे। दिमाग में हजारों बातें घूम रही थी। सतीश घर पहुंच चुके होगा। बच्चे भूखे से परेशान हो रहे होंगे। काम वाली भी आधा अधूरा काम करके जा चुकी होगी। तभी सड़क के शोरगुल को चीरती एक आवाज कानों में सुनाई दी। सुधा पीछे मुड़कर देखा तो एक जाना पहचाना चेहरा हाँफता हुआ उसी की ओर तरफ बढ़ चला आ रहा था। अरुण, सुधा को पहचानते देर नहीं लगी। पिछले 8-9 साल में कितना बदल गया है अरुण। वजन थोड़ा बढ़ गया है, चेहरा थोड़ा कुम्हला गया है, बालों में सफेदी झलक रही है। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। अरुण, कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें? कैसे हो? ठीक ही हूँ, अरुण ने लंबी सांस भरकर कहा। अब दोनों साथ साथ चल रहे थे। अगर थोड़ा समय हो तो हम पार्क में बैठें। सुधा ने घड़ी की ओर देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, चलो 1 महीना पहले ही मेरा यहाँ तबादला हुआ था। तुम्हारे घर गया तो पता चला कि तुम लोग वहाँ से शिफ्ट हो चुके हो। वैसे तुम बिल्कुल नहीं बदली सुधा, अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो। तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? अरुण ने एक ही सांस में सारे प्रश्न पूछ डाले। दिवंगत माता पिता का स्मरण होते ही सुधा का गला भर आया। अरुण, तुम्हारे जाने के 2 वर्षों के भीतर ही माँ और पापा का देहांत हो गया था। भैया भाभी ने वो मकान बेच दिया और मुझे
अपने साथ यहाँ दिल्ली ले आए। ईश्वर के आगे किसी की कहाँ चलती है। उम्र तो सभी ऊपर से लिखवाकर ही आते हैं। जैसे कोई बार दोहरा कर अरुण अपनी सांत्वना देता रहा। सुधा संक्षिप्त उत्तर देती रही। अरुण के विषय में जानने की इच्छा होते हुए भी वो चुप रहा, क्योंकि मन अपराध बोध से ग्रस्त था। बरसों पहले सुधा ने घर परिवार की मजबूरियों के चलते अरुण के विवाह का प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। कहाँ खो गई अनु? प्यार से अरुण सुधा को इसी नाम से पुकारा करता था। लेकिन इस समय अरुण के निकट आने का प्रयास देखकर सुधा कांप रही थी। समझ नहीं पा रही थी अरुण को कैसे समझाए। मेरे बारे में कुछ नहीं पूछेगी अनु? पिछले 8-9 सालों में कहाँ रहा, क्या किया? अरुण ने आगे बढ़कर सुधा की कोमल हथेलियों को अपनी बाहों में ले लिया था। तुम तो जानती हो मेरा हमेशा से ट्रांसफरेबल जॉब रहा है। यहाँ से वहाँ घूमता रहता हूँ। बस ये समझ लो घर के काम में निपुण हो गया हूँ। और फिर वो फीकी हंसी हंस दिया। तुमने विवाह क्यों नहीं किया? आखिर सुधा ने अपना प्रश्न पूछ ही लिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ विवाह तो मन वचन और कर्म का मिलन है, और यह मिलन तो तुमसे वर्षों पहले ही हो चुका था। अरुण ने भावुक होकर अपनी बात कही तो सुधा खुद को छुड़ाते हुए उठकर खड़ी हो गई। अब चलना चाहिए। घर पर सब चिंता कर रहे होंगे। भैया भाभी से एक बार मिलवाओगी नहीं? अरुण इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। पिछले 8 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। कहते हुए सुधा नोएडा जाने वाली मेट्रो में चढ़ गई और अरुण उस विचित्र व्यवहार से अचंभित वहां खड़ा तेजी से भागती हुई मेट्रो और उसमें बैठी सुधा को देखता रह गया, जो वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उसे मिली थी और एक झलक दिखाकर न जाने कहाँ लुप्त हो गई थी। मेट्रो की खिड़की से छोटी होती जा रही अरुण की आकृति और उसकी अव्यवस्था देखकर सुधा की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। वह बहुत बेचैन था। सड़क के दोनों ओर कतार में सजी संवरी दुकानें उसकी जिंदगी के बीते वर्षों की तरह पीछे छूटती जा रही थी। कितनी बार अरुण के साथ इन सड़कों पर घूमते
हुए ठहाकों में डूबी खुशनुमा शामें बिताती थी। न जाने कितनी बिरंगी कल्पनाओं से सजे सपनों के घरौंद उन दोनों ने बनाए थे। सजे हुए बाजार, जगमगाती सड़कें उसी तरह न्योता दे रही थी, किंतु जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी थी। रात के 8 बज चुके थे। तेज कदमों से वो घर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन दिल और दिमाग पर अरुण की छवि, उसकी बातों की गूंज, स्पर्श की महक का सुखद एहसास विद्यमान था। घंटी बजाते ही सतीश ने दरवाजा खोल दिया। सब कुशल तो है न अनु? तुमने घंटी का बटन इतनी जोर से दबाया कि मैं तो घबरा ही गया। भाई, दरवाजा खोलने में थोड़ा समय तो लगता है न? मेज पर चाय का प्याला देखकर सुधा समझ गई कि अपनी आदत के अनुसार सतीश दफ्तर से लौटकर चाय पी चुका है। उसने झट से ग्राउंड फाना और किचन में प्रवेश करने ही वाली थी कि सतीश ने उसे रोक लिया। पहले तसल्ली से चाय पी लो, फिर खाना बनाना। मेज पर रखी पत्रिका के फड़फड़ाते पन्नों पर पेपर वेट रहते हुए सतीश ने चाय की चुस्की ली। फिर पूछा, आज बहुत देर कर दी, काम ज्यादा था क्या? हाँ, ऐसा लगा जैसे चाय का घूंट सुधा के गले में अटक गया हो। बात को पलटने के अंदाज में उसने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? रमेश सो रहे हैं और अजय पड़ोस में मुन्नी के घर कॉफी लेने गया है। चाय का प्याला किचन में रखते हुए सतीश बोला, समाचार का वक्त हो गया है, अब आप अपना फीड संभालिए। डिनर तैयार करते वक्त सुधा सोच रही थी, आज इतने वर्षों बाद अरुण क्यों मिला? मैंने कितनी मुश्किल से तो उसे भुलाया था। वक्त ने आज उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अतीत के गलियारों में घूमते हुए ही उसने भोजन तैयार कर लिया और रोज की तरह सभी को मेज पर बैठने के लिए पुकार कर लगा रही थी। सभी झटपट खाने के लिए पहुँचे भी गए। सुधा की हलक से एक भी नवाला नहीं उतरा। सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गई, किंतु आंखों में नींद नहीं थी। अतीत में अरुण के साथ बिताए प्यार भरे पल सिलसिले से आंखों के सामने आने लगे थे। शहर के शोर शराबे से दूर पेड़ों के झुरमुट से
घिरे एक टीले नुमा स्थान पर वो दोनों अपने रंगीन शामें गुजारा करते थे। अरुण हमेशा कहता, सुधा, वह देखो, दूर पहाड़ियों के पीछे लाल सूर्य का गोला डूब रहा है और अपनी लालिमा से सारे आकाश को रंगीन कर रहा है। इसी तरह मैं भी तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। अरुण, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। कहते हुए सुधा भी अरुण की बाहों में सिमट जाती। सुधा, सुधा, भाई सपने में किसे प्यार कर रही हो? मैं तो यहाँ हूँ तुम्हारे पास। सतीश ने प्यार से उसे माथे पर चुंबन अंकित करके कहा। ओ राज, तुम आ गए। नींद में तुम्हारा ही सपना देख रही थी। सुबह नींद से उठते ही दैनिक दिनचर्या के काम निपटा कर सुधा ऑफिस के लिए निकल पड़ी। इस दौरान अरुण का ध्यान बार बार उसके मन मस्तिष्क पर छाया रहा। उसने जानबूझकर दूसरी बस पड़ी और आवाज ही के लिए दूसरा रास्ता पकड़ लिया, किंतु मन में अशांत ही था। हर महीने के दूसरे शनिवार को वो सब बच्चों के साथ घूमने के लिए जाया करते थे। इस बार भी जूही का प्रोग्राम तय हुआ था। बच्चों के मनपसंद पकवान बनाने, मोबाइल पर गाने अपलोड हुए, साथ ही में बैडमिंटन सब सामान जुटाकर वो सभी जूही पहुंच गई। टिकट खिड़की के पास ही किसी ने सुधा को आवाज लगाई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। अरुण था। सुधा के दिल की धड़कन बढ़ गई। सरिता भी जड़ तो वहीं खड़ी हो गई और तेज तेज कदमों से अपनी ओर आते अरुण को देखने लगा। सुधा, तुम उस दिन अचानक कहाँ खो गई थी? अरुण ने पूछा। उस दिन मैं जरा जल्दी में थी। आओ मैं तुम्हारा परिचय करवा दूं। अब तक सतीश और अरुण की आंखें एक दूसरे से टकरा चुकी थी। सतीश, ये अरुण है, मेरे कॉलेज का दोस्त, और ये मेरे पति। सतीश कहते हुए सुधा की आवाज गले में ही अटक गई। सतीश ने अरुण की ओर हाथ बढ़ा दिया, किंतु अरुण हैरानी से दोनों को देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे ही वापस लौट गया। राजीव की बेचैनी और बढ़ गई। बड़ा अजीब आदमी है, इतना परेशान क्यों हो गया? सतीश ने कहा। पता नहीं। अरे बच्चे कहाँ निकल गए? जाओ उन्हें बुला लाओ। सतीश बच्चों के पीछे भागा और सुधा की
डबडबाई नजरें दूर जा चुकी। अरुण के पीछे दूसरे दिन सुधा ने ऑफिस जाने के लिए पुराना रास्ता ही पकड़ा, क्योंकि अब कोई डर नहीं था। आशा के अनुरूप अरुण चौराहे पर खड़ा पहले ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दूर से ही उसे देख सुधा ठिठक गई तो पीछे मुड़ने ही वाली थी कि अरुण उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। नहीं सुधा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अरुण, हटो, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। मैं शादीशुदा हूँ, हाँ, लेकिन तुम्हें मेरा सवाल का जवाब देना होगा। मुझे में क्या कमी थी? तुमने मेरे साथ विवाह करने से क्यों इनकार कर दिया? जरूर बताऊंगी, अगर थोड़ा सा समय हो तुम्हारे पास तो। कुछ देर सामने कॉफी हाउस में बैठ अरुण हर्षित मान गया। जब तक बगैर कॉफी लेता आता, सुधा ने कहना शुरू किया। अरुण, तुम तो जानते ही हो, मेरे दोनों भाइयों ने मेरे माता पिता को अपने पास रखने से मना कर दिया था। ऐसे में उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती थी। इसलिए मैंने उस समय शादी के लिए साफ इनकार कर दिया और ये भी निश्चय किया कि आजीवन कुंवारी रहूंगी। तुम्हारे जाने के 2 साल बाद ही माँ और बाबूजी दोनों चल बसे। मैं अनु भैया के पास आकर रहने लगी। हालांकि मैं कमाती थी और फिर भाभी का व्यवहार मेरे प्रति सही नहीं था। अक्सर भैया से कहती रहती, या तो इसकी शादी कर दो या इसके लिए किसी दूसरे मकान में इसके रहने की व्यवस्था कर दो। आखिर एक दिन भैया भाभी के दबाव में आ गए और मेरा रिश्ता 2 बच्चों के पिता मयंक सतीश के साथ तय कर दिया। अब मेरे सामने 2 विकल्प थे, या तो आजीवन भाभी के ताने सुनती या सतीश का रिश्ता मंजूर करती। मैं बुरी तरह टूट चुकी थी। सुधा, मैं तुम्हारे ऑफिस में जाकर भी पता लगाना चाहा कि आजकल तुम कहाँ हो, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। आखिर काफी सोच विचार के बाद मैं दूसरा विकल्प ही चुन लिया। सतीश एक अच्छा इंसान है। बीते वर्षों में उसने मुझे भरपूर प्यार और सम्मान दिया है। अब तो ही बताओ, मैं उसे कैसे धोखा दे सकती हूँ? नहीं सुधा, नहीं। तुम्हारा कर्तव्य
यही है कि तुम अपना घर परिवार संभालो। मैं अपना तबादला किसी दूसरी जगह करवा लूँगा और फिर कभी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। कहते हुए अरुण भीड़ में खो गया। आंसू के 2 कतरे न जाने कब सुधा की आँखों को कोरों को भिगो गए थे, जिन्हें उसने पोंछ लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।